Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. You can see this, bachcho, in a redox reaction, 0.83 grams of lithium reacted with water to form 0.5 decimeter cube of aqueous lithium hydroxide, right? So it means that the given thing is 0.83 grams mass of lithium, and this is what the volume of solution, right? So we have two things right now. So first of all, we need to find out the moles, right? Calculate the amount in moles of lithium that reacted. So सबसे पहले तो हमें moles निकालने हैं, as always we do this, right? So moles का formula क्या होगा? Moles is always mass over mR if the mass is given to you. So the mass of lithium is 0.83 grams. बच्चों बस एक चीज की याद रखना, ख्याल रखना, गलती मत करना बच्चों, आपके पास जो mR होता है वो फॉर्मूले का होता है, बस ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे एमआर लिखते वक्त 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ना जाने क्यों। यू नीड टू कीप रिमेंबर कि जो एमआर होगा वो सिर्फ लिथियम का होगा। ये जो 2 है ये बैलेंसिंग के लिए लगा हुआ है बच्चों, इससे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराना, कभी भी नहीं कराना, सही है। सो व्हाट इज द एमआर ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ लिथियम? इट इज 6.9 अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, राइट। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स बच्चों? आपके पास कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.120। 0.12, ठीक है। ये आ गए मोल्स आपके पास किसके बच्चों? लिथियम के। किसके मोल्स आ गए आपके पास? ये लिथियम के मोल्स आ गए, ठीक है ना। सो हमें निकालना क्या था इसमें? मोल्स बस यही निकालने थे, मोल्स इतनी बड़ी जगह देने की क्या जरूरत थी इनको भाई। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन लिथियम दैट रिएक्टेड, ठीक है। ये मोल्स आ गए आपके पास लिथियम के जो कि रिएक्ट कर गए हैं। दे आर सेइंग कैलकुलेट द वॉल्यूम, दे आर सेइंग कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो वो आपको तंग करने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है। वो आपको क्या कर रहे हैं? वो आपको तंग करने के लिए कर रहे हैं, ताकि आपसे वो पहले हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकलवा रहे हैं, उसके बाद फिर वो कॉन्सेंट्रेशन निकलवा रहे हैं। तो जस्ट लुक एट ओवर हेयर बच्चों, अगर आपको हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है तो आप रिलेशन हाइड्रोजन के साथ लगा लो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? लिथियम का रिलेशन हाइड्रोजन गैस के साथ लगा लोगे। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इट इज 2:1। 1 तो अगर आपके पास 0.06 0.12 मोल्स होंगे तो हाइड्रोजन कितना बनेगा? x, है ना भाई? 0.06। 0.06 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। एंड वी नो दैट कि एक मोल किसी भी गैस का, एक मोल किसी भी गैस का हमेशा वॉल्यूम रखता है कितना बच्चों? 24 डेसीमीटर क्यूब। 24 डेसीमीटर। 24 डेसीमीटर क्यूब में आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। 24 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है भाई। तो डेसीमीटर क्यूब में सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा दें किससे? आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरा एक मिनट दीजिएगा, मेरी ये स्क्रीन, हाँ एक मिनट। आपको पता है कि यार जब 2 मोल्स 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 0.12 मोल्स कितना प्रोड्यूस करेंगे? 0.06 मोल्स। एंड वी ऑलवेज नो दैट कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज हैविंग 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। सो व्हाट अबाउट 0.06 मोल्स? सो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 24। सो बताएं जल्दी से कितना वॉल्यूम आया बच्चों? 1.44 डेसीमीटर। 1.44 डेसीमीटर क्यूब, एब्सोल्युटली राइट, गुड जॉब। अब नेक्स्ट वाले में वो लिथियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है आपसे, सो वी कैन डू दिस। पहले हमें मोल्स चाहिए होंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों? मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम तो गिवन है 0.5, बट वी डोंट हैव द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सॉरी लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो वी नीड टू फाइंड आउट मोल्स। तो हम रिलेशन लगा लेंगे लिथियम का लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सेम ही होगा एंड सर, दे बोथ आर 0.12। सेम। सो इसका मतलब है 0.12 भी 0.12 ही रहेगा। तो बताएं जल्दी से कितना आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई? 0.24। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट बच्चों, और नॉट? यस सर। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि बात समझ में आ गई, 5 मार्क्स ले सकते हैं हम लोग, राइट और नॉट? सर जी बेटे, सर जी जी सर बोले। इसको रेशियो से कैसे कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम। रेशो से तो मैंने मोल्स निकाले ना बेटे, रेशो से तो मैंने मोल्स निकाले लिथियम हाइड्रोक्साइड के। कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने फॉर्मूले से ही निकाली है, ठीक है सर। सही है। सर पार्ट 2 में अगर बिना मोल्स निकाले अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं? डायरेक्ट कैसे करोगे बेटा? मोल्स तो निकालना पड़ेंगे आपको, क्योंकि नहीं सर, जैसे अभी किया, मैंने कहा लिथियम के 2 मोल्स 24 डीएम क्यूब हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे हैं, तो 0.12 मोल एक्स डीएम क्यूब फॉर्म करेंगे। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 1.44।
यार 0.1 अगर आपके पास मोल्स आ गए हैं तो फिर तो आप 24 से मल्टीप्लाई करा सकते हो ना, लेकिन मुझे मोल्स के लिए तो निकालना पड़ेगा ना, रिलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम के 2 मोल्स हाइड्रोजन का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं 0.12 से नहीं कनेक्ट करा सकता ना उसको डायरेक्ट। मुझे पहले हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए। जब आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए तो फिर आप 24 से मल्टीप्लाई कराएं, 24,000 से कराएं, यूनिटरी मेथड से कराएं, व्हाटएवर, नो इशू। सही। सर ये आपका सही है। वॉल्यूम 0.5 कैसे आया? 0.5 वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है बेटे। अच्छा दरअसल लेट आया था क्लास में तो। सही है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है किसी को? सर जी बेटे। सर अगर जैसे सेकंड पार्ट में हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि वॉल्यूम हमें डेसीमीटर क्यूब में निकालनी है या सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम डेसीमीटर क्यूब में ही निकाल देंगे जब जी मेंशन अगर नहीं होगा। मेंशन ना हो तो आप डेसीमीटर क्यूब में निकालें, क्योंकि वो यूनिटरी मेथड है, वो सॉरी वो आपका पास रेफरेंस है हमेशा के लिए। सेंटीमीटर क्यूब में तो हम निकाल लेते हैं, वैसे रेफरेंस हमेशा डेसीमीटर क्यूब का दिया जाता है। आप पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे तो डेसीमीटर क्यूब ही लिखा हुआ होगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखा हुआ होगा। सही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। Yes, sir. चलिए, ऑलराइट, सो जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों, व्हेन 2.4 ग्राम सैंपल ऑफ एंटीमनी was heated in chlorine under suitable condition, 4.57 grams of a chloride of A were formed. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इसके अंदर 4.57 ग्राम्स ऑफ अ क्लोराइड ऑफ ए वर फॉर्म, यानी कि इसके अंदर क्लोरीन और एंटीमनी दोनों एडेड हैं बच्चों, ये याद रखना है आपने। So let's see, calculate the amount in moles of antimony atoms that reacted. So just look at over here, we have 2.45 grams of antimony divided by the atomic mass. कितना था बच्चों? 121.8। 121.8 ठीक है, कितने Yes. मोल्स आए बताएं? 0.02 0.02 0.02 मोल्स आ गए, राइट। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि हमें क्लोरीन को सेपरेटली सॉल्व करना है। हमारे पास जो मास है ना वो क्लोराइड ऑफ एंटीमनी का है, वो हमारे पास क्लोरीन का मास नहीं है बच्चों 4.57। तो 4.57 में से 2.45 माइनस करके क्लोरीन का मास निकालना है पहले, उसके बाद फिर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 2.12 सर तो जरा जल्दी से Yes. देखो कि मास कितना है अब आपके पास। 2.12 4.57 में से 0.06 मैंने मोल। ये माइनस किया, बताओ कितने आ रहे हैं, मास कितना आ रहा है? 2.12 सर 2.12। जी सर अब मैं इसको 35.5 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास मोल्स कितने आ गए क्लोरीन के? 0.06 0.06 0.06 मोल्स आ गए, ये हैं क्लोरीन के मोल्स, राइट। अब हमें जी सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम सबके मोल्स एक साथ लिखते हैं और उसमें जो छोटे वाले मोल्स होते हैं उनको सबसे डिवाइड करा देते हैं सिंपलेस्ट मोल रेशो के लिए। SbCl3। So this is 1 and 2, 3, right? So the formula would be SbCl3, right or not? जी सर राइट सर। तो ये करना था हमें, सही है। अब जरा देखो, इक्वेशन भी बना सकता हूं मैं। SbCl3 फॉर्म्ड हुआ है, फॉर्म किससे हुआ होगा? Sb से और HB plus क्लोरीन Cl Cl2 2 नॉट सर Cl। क्लोरीन हमेशा डायटोमिक होती है, ठीक है ना भाई। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 यहाँ लगाऊंगा, 2 यहाँ लगाऊंगा एंड 3 2 6 यहाँ लगाऊंगा, राइट और नॉट? जी सर राइट सर। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, क्विकली। नो सर, करेक्ट। Right, चलो sir. ठीक हो गया। क्लियर सर। Okay, so the question is given over here. We can see this, और मेरे ख्याल से हमने इसका स्क्रीनशॉट लगा लिया है अपने वाले में, नहीं लगाया है, ठीक है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका इसी का स्क्रीनशॉट लगा देंगे। So you can see this, some intercontinental jet airlines use kerosene as a fuel. The formula of the kerosene may be C14H30, ठीक है। To which homologous series of this compound does kerosene belongs? We don't care about it right now because we are not going to do, you can say that, alkanes or homologous series right now. But if you remember your last air grades, I think you learned this ना, कि जो compound भी CnH2n plus 2 को follow करता है वो alkane होता है, so it must be alkane. So you want to write, so you can, ठीक है। But अभी हम इसको solve नहीं करें तो I'm not going to do this. Then you can see this, when kerosene burns in an excess of air, carbon dioxide and water forms. Balance the following equation for the complete combustion. So we have 14 carbons बच्चों, so I can write 14 carbon dioxide, right or not? अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने ऐसे ही किया था,
30 hydrogens, so we Yes, can sir. write 15 over here, right? Then Yes, how sir. many total oxygen we have? 14 into 2, it would be 28 43. plus 43, sir. 15, 43. So I can write 43 over 2 if you don't mind. Can I write like this? Yes, sir. तो हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर आप इसको चाहें तो हाफ करके लिख लें। हाफ कितना बनेगा इसका? इसका हाफ बनेगा 21.5। 21.5. तो अगर आप इसको 21.5 लिखना चाहें तो 21.5 लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा के भी इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं, राइट? बट मैं इसको यूनिटरी में ही रख रहा हूं क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशन भी इसी से करूंगा, ठीक है? चलें, लेट्स सी। You need to answer your question in 1 decimal place. The flight path from Beijing to Paris is approximately 8195 kilometer. A typical intercontinental air jet airliner burns 10.8 kg of kerosene for each kilometer covered. Calculate the mass in tons of this kerosene burned in the flight from Beijing to Paris. All right. So that's quite simple for us. We know that KR, you can see this, a typical intercontinental jet airline burns 10.8 kg of kerosene for each kilometer. So we can say that KR, each kilometer, 1 kilometer अगर आपके पास होगा, so the amount in kg you will have 10.8 kerosene will be combust. ठीक है, इतना तो combust होगा, ठीक है? If you have 8195 kilometer, so how much kg of kerosene is going to be combust? बच्चों जल्दी से बताएं कितना आंसर आएगा? 88.5. 88506 88506 जी। kg, Right? right? And we know that we need to find out in tons, right? So 1 ton is always 1000 kg, so I can divide it by 1000 to get it 88.5. 85.506 है वैसे, लेकिन हमें क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिखना है और 1 डेसिमल तक लिखना है, 1 डेसिमल तक लिखना है, तो 88.5 टन्स हमें यूज करना होगा फ्यूल, राइट बच्चों और नॉट? जी सर। Yes, sir. ठीक हो गया। Then after that use your equation in B to calculate the mass in tons of carbon dioxide produced during this flight. So again it's quite simple, you can see this, मैंने इसको यूनिटरी मेथड में इसलिए रखा था ताकि मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता। So if I have C14H30, it is going to produce carbon dioxide. According to the equation, if I have one mole of C14H30, so it is going to produce 14 moles of carbon dioxide. But unfortunately, we need to find out in mass over here. So I can convert it into MRs, right? हम इसको MRs के through भी convert करके solve कर सकते हैं. So you can see this, कि अगर मैं इसका MR निकालूं, C14H30 का MR कितना होगा बच्चों? जल्दी से बताओ। C14H30 का MR कितना होगा बच्चों? 198, sir. 198 198। अगर मैं इसको टन्स में कंसीडर करना चाहूं तो आई कैन कंसीडर इट टन्स। मैं इसको टन्स में ही सॉल्व करता हूं, ठीक है? अगर फॉर सपोज मेरे पास 198 टन्स एमआर होगा किसका? फॉर सपोज C14H30 का, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी? 14 into 44, बताओ कितना आंसर आएगा? 616 कितना आ रहा है? 616. 616 tons of carbon dioxide. You can see this. मैंने एक रिलेशन बना लिया। क्या रिलेशन बनाया मैंने? कि अगर मेरे पास अकॉर्डिंग टू द एमआर, अगर मेरे पास 198 टन्स अगर मेरे पास ये होती कैरोसिन, तो 616 टन्स मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती, और ये वो 14 जो मेरे पास रिलेशन में मौजूद है वो भी मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इससे। सिर्फ एमआर नहीं बल्कि मैंने रिलेशन भी साथ साथ ले लिया, ठीक है? नाउ अगर मेरे पास बच्चों 88.5 टन्स होता तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती? जल्दी से बताइए। तो 275.33 275.3. 275.3 टन्स, राइट? मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती जो कि एटमॉस्फेयर में जाती। यू कैन सी दिस कि इतना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी फ्लाइट जो कि बीजिंग से पेरिस जा रही है वो रिलीज करिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप खुद सोचें, जब इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक फ्लाइट है, तो इतनी दुनिया में इतनी फ्लाइट्स घूम रही हैं, इतने जनरेटर्स हम लोग खुद चला रहे हैं, इतनी बाइक्स, गाड़ियां, कार, ट्रक हम चला रहे हैं,
हम इतने सारी चीजें में फ्यूल कंबस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जब जनरेट कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास इतने प्लांट्स हैं जो उसको रिसाइकिल कर रहे हो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, या क्या हम लोग इतनी इलेक्ट्रिक कार्स यूज कर रहे हैं कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इतना, उसको ओवरकम कर पाएगी? क्या हम लोग इतना हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं जो कि ओवरकम कर पाएगा इतने कार्बन डाइऑक्साइड को? नहीं, हम दुनिया की जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो कि रिसाइकिल भी नहीं हो रही है, और वो एयर के अराउंड क्या हो जाती है, सॉरी वो वर्ल्ड के अराउंड क्या हो जाती है बच्चों, आपके पास एक्यूमुलेट हो जाती है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से वो क्या करती है बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, जिसकी वजह से हर 10 साल बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड दुनिया का बढ़ता है, और फिर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, सी लेवल राइज होता है, फ्लडिंग होती है, लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं, और डॉलर 300 से ऊपर निकल जाता है, पेट्रोल 300 से ऊपर निकल जाता है, ये सारी चीजें फिर मुल्क में होती हैं। दिस इज व्हाट ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, राइट बच्चों और नॉट? Okay, so we have this question, we need to solve this. Okay, the question is saying that we have when 0.42 grams of gaseous hydrocarbon A slowly pass over the large quantity of heated copper oxide, completely oxidize the product collected, found is 1.32 grams of carbon dioxide and 0.54 grams of water. All right, calculate the mass of carbon present in 1.32 grams of carbon dioxide. And we all know that how can we solve this type of questions? तो हमें पता है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। वी नीड टू अप्लाई रिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड वर्सेस कार्बन। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 44 ग्राम्स है, तो इट ऑलवेज कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर मेरे पास 1.32 ग्राम्स है, सो हाउ मच कार्बन वी हैव? बच्चों जल्दी से बताइए कितना आंसर आया आप लोगों के पास? 0.36. 0.36 grams of carbon, right? So we can find out the moles of carbon as well. So 0.36 over 12. बच्चों what are the number of moles? It is मेरे ख्याल से 0.03. 0.03 moles. Very good. Good job. Then next we can solve again. We know that water के अंदर अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, so it always 18 grams of water always contain 2 grams of hydrogen. So if we have 0.54 grams of water, so how much hydrogen we have? जल्दी से बच्चों कितना आंसर आया आप लोगों के पास? 0.06. 0.06. And if you want to find out the moles of this, so we can find out the moles as well, and it must be 0.06 as well, right बच्चों? सर जी सर 0.06 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे सर? नहीं, देखो अभी एटॉमिक मास से डिवाइड कराना है ना हमें हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। वो ऊपर तो हमने रिलेशन लगाया है कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, सो नाउ यू कैन हैव ऑल दीज स्टफ, लेकिन अगर आपको इससे आगे जाना होता, आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होता, सो वी ऑल नो दैट एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन इज 0.03, हाइड्रोजन इज 0.04, so the simplest one is carbon, so we can divide both of them by this, so the simplest ratio between these two would be CH2, right बच्चों or not? Yes, sir. Yes. So you can say that it is thought that A is an alkene rather than an alkane. Use your answer to 1 and 2 to deduce whether it is correct or not. So you can say that yes, this is alkene because the relation between the carbon and hydrogen is 1:2, right? It's always fixed. We know that all the time we use alkene CnH2n. So all the time in alkenes, the relation between carbon and hydrogen is 1:2. So the relation is showing that the compound should be an alkene or cycloalkanes, right, बच्चों? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटे। सर जो ये पार्ट 2 है इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो मोल्स वाला पार्ट है इसमें यूज दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। राइट तो सर हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं तो इस हिसाब से हम 0.06 डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे? बेटा मोल्स निकालने के लिए आप क्या यूज करती हैं ये बताएं? एमआर एमआर हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो फिर क्या यूज करेंगे आप? सर लेकिन हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 एटम्स हैं हमारे पास, तो एमआर मॉलिक्यूलर मास वुड बी 2।
नहीं बेटे, देखिए मॉलिक्यूलर मास आप क्यों यूज करेंगी जब उसमें लिखा हुआ है कि आपने एटॉमिक मास यूज करना है, ठीक है ना। जब उसमें लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूज करना है, और हमेशा अभी तो हमने पीछे इतने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के अंदर आपने अगर इक्वेशन के साथ 2 लिखा हुआ था, बैलेंसिंग में 2 3 4 5 व्हाटएवर द नंबर वी हैव, हम हमेशा वो यूज कर रहे थे जो कि एटॉमिक मास था या मॉलिक्यूलर मास था। ऐसी था कि नहीं था? अभी पीछे भी हमने सॉल्व किया ना। Yes, sir. True. तो फिर हम क्यों यूज करेंगे आप बताएं? आप खुद ही पहले ये खुद सही करती हुई आई है ना, फिर आप क्यों गलत करेंगी? राइट Okay, और sir. नॉट? Now it's clear. Yes, makes आपको याद sense. रखना है कि आपने जब भी मोल्स कैलकुलेट करने हैं ना, मोल्स जब भी कैलकुलेट करेंगे आप, तो मोल्स होता है मास ओवर एमआर। तो एमआर एटम का होता है, एमआर मॉलिक्यूल का होता है, एमआर कंपाउंड का होता है। तो इक्वेशन में जो बैलेंसिंग के लिए जो नंबर लिखा जाता है वो एमआर का पार्ट नहीं होता है। वो सिर्फ आप तब बनाएंगे जब आप मास टू मास रिलेशन लगा रहे होंगे, ठीक है। अभी वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसने खास तौर पे मेंशन कर दिया यहाँ पर हाइड्रोजन एटम। सो यू नीड टू यूज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, नॉट द sum of all atomic masses present in the water molecule, right? Right, सर अगर sir. मॉलिक्यूल लिखा होता तो डिवाइडेड बाय 2 करते। एब्सोल्युटली राइट। अगर मॉलिक्यूल लिखा होता तो आप डिवाइड बाय 2 करते, लेकिन मॉलिक्यूल क्यों लिखा होता आप बताएं। जब वो आपसे एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए बोल रहा है, सो वी आर सॉल्विंग इट फॉर सच सेपरेट एलिमेंट्स। कार्बन के लिए अलग कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए अलग कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन या कोई और एलिमेंट होता तो उसके लिए अलग करते। तो जब भी आप एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप एटॉमिक मासेस यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास तो यूज नहीं करते। ऐसी है। यस सर। मॉलिक्यूलर मास हम तब यूज करते अगर हम फॉर सपोज निकाल रहे होते वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास यूज करते तो हमें अच्छा लगता, ठीक है। जैसे फॉर सपोज मेरे पास क्वेश्चन होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने का, तो मेरे पास अगर ये दो चीजें होती, कॉपर सल्फेट अलग होता, वाटर अलग होता, तो मैं इसके मास को इसके एमआर से डिवाइड कराता, इसके मास को इसके एमआर से डिवाइड कराता, और फिर दोनों के आंसर्स को सिंपलेस्ट से डिवाइड कराता, तो मेरे पास कॉपर और वाटर का रिलेशन आ जाता। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो फिर मैं मॉलिक्यूलर मास यूज करता, अदरवाइज पूरे एम्पेरिकल फार्मूला में आप हमेशा एटॉमिक मास यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर मास आप कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। यस इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? हम कोशिश करेंगे कि ये जी जो सर। मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया है इसका भी एक आध क्वेश्चन मैं कराऊं, क्योंकि मैं आज एक बच्चे को पेपर 5 का क्वेश्चन करा रहा था और उसके अंदर यही रिलेशन आया था वहां पर। तो वैसे तो पेपर 5 आप अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन हम पढ़ रहे हैं तो हम हर तरह की कैलकुलेशन अभी कर लें, तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। सो क्योंकि पेपर 3 में भी आ सकती है ये चीज, और आपके पास क्योंकि पेपर 1 में भी आ सकती है, तो वी नीड टू नो दिस कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिल सका तो मैं ढूंढूंगा, अगर आपको मिल गया तो आप भी ढूंढें। ये पीडीएफ मैंने जो है शेयर कर दी है आप लोगों के साथ ड्राइव पर, तो आप ड्राइव पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करें और ढूंढें सवाल। अगर आपसे ना हो तो मुझसे पूछेगा, अदरवाइज फिर हम अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट एवरीवन? Yes, sir.